जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में हमारी जो सीरीज़ थी हिस्ट्री की प्रीलिम्स प्लस मेंस वाली, उसका हमारा ये यूनिट 1 का 3rd चैप्टर है। आपको पता है हर यूनिट से हमारे 30 नंबर का आएगा, जिसमें से हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है कि भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक होना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो जो टॉपिक आते हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आप इसको देख सकते हैं क्लास 2 में। और हड़प्पा सभ्यता की भी लेक्चर हो चुका है, ये मेरा हैगा लेक्चर 2nd, लेकिन क्लास 3rd है। वैदिक सभ्यता नेक्स्ट है हमारा, वैदिक सभ्यता। तो आज हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे, जिसमें हम इसकी एक छोटी जानकारी लेंगे। जो हमारे प्रीलिम्स में फैक्ट्स जो आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, और हमारे मेंस में जो रिटन एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित भी इसमें हमने पूरा लेक्चर बनाया है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री ईसा पूर्व तक का इतिहास। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम देखते हैं हमारा क्या है वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित 2017 में 2 प्रश्न पूछे गए थे कि राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा 6 नंबर का आया था। क्या पूछा था कि राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका का विश्लेषण करना है, कि राष्ट्रवाद में कैसे विकास हुआ, उसमें आर्य समाज की क्या भूमिका थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 नंबर में आया था कि उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ही नहीं है कि जैसे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पूछी है, इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा हुई, या आर्थिक दशा हुई, या इसका इतिहास हुआ। तो इस प्रकार की जो टॉपिक होते हैं ये 13 नंबर तक के मैंने कवर किए हैं, कि जैसे 13 नंबर में भी अगर आएगा सामाजिक दशा, तो आप 13 नंबर में किस प्रकार से उसको कवर करके लिख सकते हैं कि आपका पूरा नंबर उसमें मिल जाए। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में एक टॉपिक को बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल में बताया है, कि आपके मेंस में आपको इस लेक्चर के अलावा कहीं और ना जाना पड़े। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये पूरे के पूरे जो मैंने बनाए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सागर ज्ञान अर्जन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैंने जितने भी नोट्स बनाए ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन हैं, चाहे यूट्यूब हो, क्रोम हो, या कहीं की भी PDF है, उन सबको कलेक्ट करके मैंने नोट्स बनाए हैं। और आपको ये हर एग्ज़ाम में, MPPSC में ही नहीं, अगर आप UPSC भी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएंगे। और आज आसपास के जितने भी राज्य हैं, हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेंगे। इंक्लूडिंग मैंने लूसेंट को भी इसमें फैक्ट्स लिए हैं, लूसेंट के, जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेल प्रहरी हो, NTPC हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। ओके फ्रेंड, बहुत बात कर ली मैंने, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, अब आता है हमारा वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है हमारा 1500 BC से 600 BC तक चला। कब से कब तक चला? 1500 BC से 600 BC, यानी कि ईसा पूर्व तक चला। ये हमारा जो वैदिक काल है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऋग वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है फ्रेंड, हमको क्या पता चला यहाँ पे कि वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक चला, 1500 BC से 600 BC तक, और ये 2 काल में विभाजित है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का इतिहास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन सहित, हम ऋग वैदिक काल के बारे में, उसके इतिहास के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आर्यों का काल भी कहते हैं, इसी काल को आर्यों का काल भी कहते हैं। कहा जाता है कि वैदिक काल जब स्टार्ट हुआ था उसी समय आर्यों का आगमन हमारे देश में हुआ था। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल कब से कब तक का कहा जाता है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो ऋग वैदिक काल है। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का
उत्तर वैदिक काल कहलाता है। यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का उत्तर वैदिक काल कहलाता है। याद रखना, अगर वैदिक काल पूछा जाता है तो 1500 से 600 ईसा पूर्व, लेकिन अगर यहीं ये पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल का समय काल कितना है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और वहीं अगर उत्तर वैदिक काल का पूछा जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद तथा उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि ऋग्वैदिक काल, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इसको ऋग्वैदिक काल क्यों बोला जाता है। इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें क्योंकि हमें इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में, यानी कि उत्तर वैदिक, वैदिक के बाद, यानी जैसे कि सामवेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसे जो ग्रंथ होते हैं उनसे। और फ्रेंड एक और बात, अगर आपको डिटेल चाहिए ऋग्वेद की, ये सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, बाकी के जो ग्रंथ हैं वो सब क्या होते हैं, तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत वाला चैप्टर ज़रूर देखें। उसमें आपको इनको पूरी डिटेल से जानने का मौका मिलेगा और उसमें फैक्ट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम आखिर इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। हम इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले हम देखेंगे इसका इतिहास, फिर देखेंगे आर्य कौन थे तथा उनकी पहचान एवं विशेषताएं क्या थीं। जानकारी के स्रोत देखेंगे, समाज कैसा था, राजनीतिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा किस हालत में थी और धार्मिक जीवन कैसा था। फिर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल का इतिहास। तो उत्तर वैदिक काल के इतिहास में क्या क्या देखेंगे, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक जीवन। फ्रेंड सामाजिक जीवन आप अच्छे से देख लेना क्योंकि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने ऊपर ही देखा था। राजनीतिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ओके फ्रेंड, हम इसको डीपली स्टार्ट करते हैं कि ऋग्वैदिक काल का इतिहास। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का इतिहास। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके अंतर्गत इसका काल क्या दिया है, समय काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। अब हम ये पढ़ेंगे कि आर्य कौन थे तथा उनकी पहचान एवं विशेषताएं क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी और आर्य कौन थे, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्य कौन थे। पहले आर्य शब्द का अर्थ नेशनल, जाति या श्रेष्ठता के रूप में माना जाता था। पहले क्या कहा जाता था कि जो आर्य शब्द है उसका अर्थ या तो नस्ल होता है या जाति होता है या श्रेष्ठता होता है, ये उसको कहा जाता था। यानी कि जब किसी की नस्ल के बारे में वर्ड कहा जाता था, जैसे कि कोई इंसान के बारे में, उसकी जाति के बारे में या किसी जानवर की नस्ल के बारे में, तो उस समय आर्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आर्य भारोपीय, इंडो यूरोपियन। भारोपीय का क्या मतलब हुआ, इंडो, और पीए का मतलब होता है यूरोपीय। ठीक है, भाषा बोलते थे, यानी आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, भारोपीय, जो हमको पता है इंडो और यूरोपियन को मिलके बनती है, तथा एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे। और उन जो संस्कृति थी वो उनकी और हमारी बहुत कुछ सेम थी। पूर्वी यूरोप से भारत के बीच रहते थे। पूर्वी यूरोप जो है हमारा नहीं, मतलब हमारा जो पूर्वी यूरोप है और हमारा जो देश है उसके बीच में ये रहते थे। कहाँ रहते थे, पूर्वी यूरोप में और भारत के बीच में रहते थे, है ना। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं, घोड़े का प्रयोग, सबसे पहले घोड़े का प्रयोग यहाँ पर हुआ। इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी फ्रेंड, तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं हुआ है कि घोड़े थे उस समय, या घोड़ों का प्रयोग किया जाता था या घोड़ों को पाला जाता था, ऐसा कुछ हमें उसमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, युद्ध रथ का प्रयोग, अब जब घोड़े का प्रयोग करेंगे तो घोड़े का प्रयोग मुख्यतः किस चीज़ों में होता है, युद्ध में, युद्ध रथ का प्रयोग के लिए होता है ना। आरा वाले यानी कि तीलियों वाले पहियों का प्रयोग होता था, यानी कि जैसे एक ये है और इसमें से ये इतने सारे जो तीलियां निकल रही हैं, इस प्रकार से जो होता था वो रथ कहलाता था। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो पहिए थे वो पहले वैदिक काल के समय यूज़ होने लगे थे। और विशेषताएं क्या थी, मृतों का दाह संस्कार करना, मृतों का दाह संस्कार करने लगे थे, जबकि इसके पहले मृतकों को क्या करते थे, जमीन में गाड़ दिया जाता था, है ना। यज्ञ वेदी का प्रयोग सबसे पहले यही हुआ। अग्नि पूजा एवं बलि देना, अग्नि पूजा और बलि देना भी होता था। सोमरस का पान इत्यादि, ये सब हमारी विशेषताएं हैं वैदिक काल की।
आर्यों का मूल निवास स्थान, क्या? आर्यों का मूल निवास स्थान। भिन्न भिन्न विद्वानों में अलग अलग मत है, यानी कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रकार की बात करते हैं इस सिलसिले में। तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं अलग अलग इतिहासकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहासकार का और मत क्या है। पेंका बोलते हैं कि ये जर्मनी में रहते थे, ठीक है। क्या बोलते थे पेंका? कि ये जर्मनी में रहते थे, इनका मूल निवास कहाँ का था? जर्मनी का था। सर गेल्स बोलते थे डैन्यूब नदी के किनारे रहते थे। तिलक बोलते थे ये उत्तर ध्रुव की ओर रहते थे। दयानंद सरस्वती जी बोलते थे तिब्बत की ओर रहते थे। अविनाश चंद्र दास जी कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। मैक्स मूलर जी का कहना था मध्य एशिया। ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है, जो ये वाला जो मत है मध्य एशिया के बीच रहते थे, ये सर्वाधिक मान्यता वाला मत है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आप याद रखना कि कौन क्या कहता था, क्योंकि मान लो अगर ये क्वेश्चन आया कि आर्यों का मूल निवास कहाँ, मूल निवास स्थान कहाँ पे, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक करवाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको ये आपके अंदर ये हैबिट होना चाहिए ये सोचने की कि ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या ये जो सब पॉइंट पढ़ाया जा रहा है ये कितने नंबर का आ सकता है, 3 का आएगा कि 5 का आएगा कि 13 नंबर का आएगा, ये आपको देखकर उसमें समझना चाहिए। जैसे अब ये जो हम पढ़ रहे हैं मूल निवास वाली बात जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे 3 नंबर में पूछी जा सकती है। तो 3 नंबर में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी 3 इतिहासकार को लेकर बता सकते हैं कि पेंका ने जर्मनी का बोला था, सर गेल्स ने डैन्यूब नदी का बोला था और मैक्स मूलर का बोल देंगे। मैक्स मूलर का लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि आर्यों का भारत में प्रारंभिक वास स्थान, जो आर्य थे वो प्रारंभिक वास स्थान उनका क्या था? आज के अफगानिस्तान से भारत के पंजाब हरियाणा के बीच मुख्यतः रहते थे। आज के जो अफगानिस्तान है और भारत के जो पंजाब हरियाणा और बीच में पंजाब हरियाणा के बीच में जो स्थान है उधर पर ये रहते थे, ठीक है। ऋग्वेद में स्थलाकृति यानी कि नदी पर्वत आदि की चर्चा की गई है ना। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की, यानी कि हमें ऋग्वेद से पता चल रहा है कि ऋग्वैदिक काल कैसा था, उस समय कैसा रहता था, ठीक है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों की चर्चा है जो आज भी उसी नाम से जानी जाती है, जैसे कि गोमल यानी कि गोमती, श्वास्तु यानी कि स्वात, कुभा मतलब काबुल, कुर्रम मतलब क्रुमु। आज के भारत पाकिस्तान क्षेत्र को आर्य सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि देवयोगी प्रदेश कहते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या देखा इसमें कि कैसी कैसी नदियां थी, हमने ये जाना। और आज के भारत और पाकिस्तान क्षेत्र को आर्य सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि देवयोगी प्रदेश भी कहते हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु जो अभी भी सिंधु, वित्सा यानी कि झेलम, अश्किनी यानी चेनाब, पुरुषणी मतलब रावी, विपासा मतलब व्यास, सतुद्री मतलब सतलज और सरस्वती जो कि अभी विलुप्त हैं। ये वो नदियां हैं और उनके जो ब्रैकेट में जो नाम लिखे हुए हैं वो अभी जो नाम है उनके वो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नदियां उस समय प्रमुख नदियां थी। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोत, क्या स्रोत हैं देखते हैं। ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है, क्या होती है कि हमें सबसे पहले ऋग्वेद से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल कैसा था। फिर नेक्स्ट हमें पता चलता है ऋग्वेद की रचना मूलतः महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा की गई थी। 250 से 300 भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन शब्द मिलते हैं, है ना। 250 से 300 ऐसे शब्द मिलते हैं जो भारोपीय यानी कि इंडो और यूरोपियन से मिलकर बने हैं, ऐसे शब्द हैं। कितने हैं फ्रेंड? 250 से 300। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था हम ये देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज का विभाजन, सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन समाज का विभाजन कैसा हुआ, कैसा था वो हम ये देखते हैं। मूलतः कबीलाई समाज था, कैसा था? कबीला वाली समाज था, ठीक है। आर्य 2 सामाजिक समूहों की चर्चा करते हैं, दो समूहों की, एक आर्य और एक अनार्य, ठीक है। आर्य श्रेष्ठ और अनार्य दास कहा जाता था, यानी कि आर्य जो थे वो श्रेष्ठ यानी कि राजा कह सकते हैं अपन उनको, और जो अनार्य थे वो एक प्रकार के दास थे। कबीले में 3 तरह के लोग थे, पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग, जिन्हें विष भी कहा जाता है। फ्रेंड याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विष क्या होता है
है ना। तो हमें बताना रहता है कि विष क्या हुआ, सामान्य लोग के लिए विष शब्द का प्रयोग किया जाता था। कोई सामाजिक विभाजन एवं विषमता नहीं थी, यानी कि कोई भी समाज का ना तो विभाजन हुआ था ना ही विषमता। अब यहाँ पे किस प्रकार की विभाजन का बात कर रहे हैं, ऊंच नीच इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ना, वो नहीं थी इधर पे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। हम ये जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन में कैसी स्थिति महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, यानी कि जो महिलाएं थीं उनकी कदर की जाती थी, उनकी इज्जत होती थी। और अब उसके बाद का जो जैसे जैसे समय आया, जैसे कि महाकाव्य काल हुआ, ये जो हमारा समय था, उस समय हमारी स्त्रियों की जो दशा थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। जो महिलाएं थीं उनको पुरुषों के अकॉर्डिंग, यानी पुरुष जो करते थे वैसा वो भी कर सकती थी। जो शिक्षा वो लेते थे वही शिक्षा महिलाएं भी ले सकती थी। अनेक विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इनमें अपाला, घोषा, विश्वास, लोप मुद्रा आदि नाम हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम हैं इनमें, अपाला, घोष, विश्वास, लोप मुद्रा और आदि नाम ऐसे हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। और अगर आप ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद में हमको ये जानने को मिलती है कि उस समय शूद्र और महिलाओं को बैठने की अनुमति नहीं थी। वो पढ़ नहीं सकते थे, सुनने की अनुमति थी उनको, कि पुराण सुन सकते थे, ग्रंथ सुन सकते थे, मगर वो पढ़ नहीं सकते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार से वेद काल में भी वेद जो थे उसमें भी महिलाओं को आज्ञा नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट, यज्ञ में महिलाओं पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी होती थी, लेकिन हमें ऋग्वेद में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। उसमें यज्ञ में महिलाएं नहीं बैठ सकती थीं। सभा समिति में महिलाओं के प्रवेश पर निषेध नहीं था एवं राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में वे भागीदार होती थी, यानी कि अगर कोई निर्णय लेना है, राजनीतिक निर्णय, तो उसमें वो अपनी भागीदारी दे सकती थी। लेकिन सभा और समिति में भी उनको प्रवेश मिलता था, प्रवेश निषेध नहीं था। मगर आप वेद के में अगर ये देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि इनको सभा और समिति में जाने की, उपस्थिति देने की अनुमति नहीं थी, और साथ ही साथ में वो राजनीतिक कार्यों में भी भागीदार नहीं बन सकती थी। महिलाओं का विवाह कम उम्र में ना होकर यौवनारंभ में किया जाता था, यानी कि छोटी उम्र में बाल विवाह उस समय नहीं होता था। यानी कि इन द सेंस इसका हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की अच्छी स्थिति थी उस समय। नेक्स्ट आता है कबीलाई प्रथा। कबीलाई प्रथा के बारे में क्या बोला गया है कि समाज में बहुविवाह का प्रचलन था, यानी कि बहुविवाह, 1 से 2 विवाह कर सकते थे। बहुपतित्व तथा बहुपत्नित्व दोनों प्रथा प्रचलित थी, यानी कि औरतें भी 1 से ज़्यादा शादी कर सकती थी और पुरुष भी 1 से ज़्यादा शादी कर सकते थे। समाज में नियोग प्रथा भी विद्यमान थी। ओके फ्रेंड, सॉरी। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्ष। सामाजिक संघर्ष क्या था इनका कि विभिन्न कबीलों में हितों को लेकर संघर्ष होता रहता था, यानी कि हम ये करना चाहते हैं या हम राजा बनना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों में उनके बीच में संघर्ष चलता था। 10 राजाओं का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है। उस समय 10 राजाओं का युद्ध हुआ होगा, तो वो आज के समय में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के सप्तम मंडल में मिलती है। फ्रेंड, जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, वो पूरे के पूरे 10 मंडल के बारे में आपको मेरे भारतीय इतिहास के स्रोत में मिल जाएगा कि किस मंडल में क्या है। ठीक है, सोम के बारे में किस मंडल में है, या गायत्री मंत्र के बारे में किस मंडल में है, या फिर ब्रह्मा वर्ण के बारे में किस मंडल में है। क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये फला ऋग्वेद के किस मंडल में है ना, तो वो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसे क्या कहा जाता है, इसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध पुरोषणी तट, यानी कि रावी नदी तट पर लड़े जाने की बात मिलती है। यहाँ कहाँ लड़ा गया था ये युद्ध, पुरोषणी तट पर लड़ा गया था। ठीक है, इसमें एक और भरत कबीला था जिसका नेता सुदास था। क्या था ये, एक और
भरत कबीला था जिसका जो नेता था वो सुदास था, जबकि दूसरी ओर 10 कबीले थे जिनमें 5 आर्य कबीले पुरु जैसा शक्तिशाली था तथा 5 अनार्य कबीले यदु, दृश्य, अनु, तुर्वस। इस युद्ध में भरत कबीला विजयी रहा। कौन सा कबीला विजयी रहा? भरत कबीला, जिसका नेता सुदास था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा कैसी थी। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा कैसी थी हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है, सरदार तंत्रात्मक राजनीति। सरदार तंत्रात्मक राजनीति क्या होता है देखते हैं। मूलतः सरदार तंत्रात्मक था। कैसा था? तंत्रात्मक था। हमारा जो उस समय का जो सरदार था वो तंत्रात्मक था। कबीले का मुखिया सरदार होता था जो राजा एवं राजन्य जैसी उपाधि धारण करता था। यानी कि जैसे एक राज्य का राजा होता है सबसे प्रमुख, उसी प्रकार एक कबीले का राजा कौन होता था? सरदार होता था। उसका पद अनुवांशिक था, लेकिन उसकी हैसियत वास्तविक राजा जैसी नहीं थी। यानी कि उसका पद तो अनुवांशिक रहता था मगर उसकी हैसियत वास्तविक राजा जैसी नहीं है। जैसे प्रजा कुछ भी कार्य कर रही है तो राजा को पता होना चाहिए या उसकी परमिशन लेते थे, मगर इधर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उसके पास अधिकारी तंत्र, निजी सेना, न्यायिक तंत्र आदि नहीं थे। यानी कि अधिकारी तंत्र नहीं था, ना ही निजी सेना थी और ना ही न्यायिक तंत्र था। पुरोहित एवं सेनानी जैसे अधिकारियों की चर्चा मिलती है, लेकिन ये खास महत्व के नहीं थे, है ना। पुरोहित और अधिकारियों की भी जानकारी हमें मिलती है, सेना की भी जानकारी मिलती है, लेकिन इनकी खास अहमियत इतनी नहीं थी। लोग स्वेच्छा से राजा को बलि या भेंट दिया करते थे। यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि आप कर दीजिए या आप कोई भेंट दीजिए, किसी भी प्रकार का पुरस्कार कुछ दीजिए, नहीं। ये जो भी चीज़ें होती थी लोग अपने हिसाब से करते थे। कुल मिला के लोग आज़ादी से रहते थे। ये नहीं है कि सिर्फ राजा के अकॉर्डिंग ही दुनिया चल रही है ना। प्रजातांत्रिक परिषदें। प्रजातांत्रिक परिषदें क्या होती थी कि भारतीय प्रजातंत्र का प्रारंभिक बीज दिखाई देता है। क्या है कि प्रजातंत्र का प्रारंभिक बीज हमको यहाँ दिखाई देता है। इनमें लोग एक जगह इकट्ठा होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और विभिन्न प्रकार के मतों के बारे में बातें करते थे। ठीक है, आम सहमति से समान राय बनाई जाती थी। यानी कि कोई भी अपनी सहमति दे सकता था और उसको लेकर एक राय बनाई जाती थी। ठीक है, परिषदें कैसी क्या होती थी? परिषदें क्या होती थी और उनकी जानकारी कैसे होती थी, है ना। तो सभा, जैसे कि सभा क्या होता है, इसकी 8 बार चर्चा मिलती है हमें। यह कबीले के वृद्ध लोगों की सभा होती थी, जिसमें सिर्फ वृद्ध लोग होते थे, ऐसी सभा होती थी। और समिति, इसकी 3 बार चर्चा मिलती है। ये कबीले के सभी सदस्यों का परिषद होता था, जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति भाग ले सकते थे। विद्ध और गण क्या होता था? विद्ध का 122 बार उल्लेख मिलता है। स्वरूप स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि है ही, उस समय विद्ध होता ही था, मगर 122 बार उसका उल्लेख मिला है। किस में मिला है? हमको ये पूरा का पूरा, हमको ये जो जितनी भी जानकारी मिली है सारी हमें वेद से, ऋग्वेद से मिली है। लेकिन इसे भी परिषद माना जाता था, मगर इसको भी हम क्या बोलते थे? परिषद बोल सकते थे। आर.एस. शर्मा जैसे विद्वान ने इसे सैनिक परिषद माना है। आर.एस. शर्मा जैसे जो विद्वान थे उनने विद्ध और गण को क्या बोला है? सैनिक परिषद बोला है। अब देखते हैं हम इसकी आर्थिक दशा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की आर्थिक दशा कैसी थी? तो क्या थी? सबसे पहले हम देखते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर पशुपालन नहीं होगा तो कृषि में बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी, जिससे हमारी कृषि अच्छे से नहीं होती। और ये टॉपिक, जो कृषि वाला जो टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एमपी में हमारा जो राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। आर्य मुख्यतः गाय, बकरी, घोड़ों आदि का पालन करते थे। ठीक है, गायों का काफ़ी महत्व था। वे धन की मानक थी, उन्हें धन की मानक माना जाता था। गायों के लिए संघर्ष होते रहते थे तथा कभी कभी बड़े युद्ध भी लड़े गए। गाय के लिए कई विकसित शब्द हुए। पुत्री यानी दुहित्री, गोधुली मतलब संध्या, गविष्ठी मतलब युद्ध, गोप मतलब राजा, गोमथ मतलब धनी व्यक्ति आदि शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता था गाय के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कृषि। मुख्य फसल जौ थी और जौ और गेहूं की फसल हमारे सिंधु सभ्यता में भी मुख्य थी।
आर्यों को जुताई, बुआई, कटाई, मौसम आदि की जानकारी थी, लेकिन कृषि महत्व का पेशा नहीं था। लेकिन उनकी कृषि महत्व पेशा नहीं था। मगर जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कृषि क्या थी, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी। शिल्प तथा व्यवसाय। शिल्प तथा व्यवसाय कैसा था? इस काल में सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, रत्नाकर, कलाल, मृद भांड बनाने वाली कुम्हार जो कहते थे उसको कलाल कहते थे, तथा टोकरी बनाने वाली की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे उसमें हुआ करती थी शिल्प तथा व्यवसाय में। ऋग्वेद में आया शब्द मिलता है, इसका अर्थ गैर लो धातु से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? गैर लो धातु से। उत्तर वैदिक काल में श्याम आयस और कृष्ण आयस शब्द आया है, इसे लोहा माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें श्याम आयस और कृष्ण आयस बोला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था कि धार्मिक जीवन की विशेषताएं के साथ ही ऋग्वैदिक काल के धर्म की प्रकृति को समझेंगे। धार्मिक जीवन की विशेषताएं कैसी थी देखते हैं। पहला क्या था कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक दृष्टि से काफ़ी विविधता मिलती है। इसमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद सबका उल्लेख मिलता है। आर्य भारी संख्या में देवी देवताओं की पूजा करते थे। यास्क ने उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। आकाश, भूस्थानीय, अंतरिक्ष के देवता आदि 3 भागों में आर्य ने बांटा है। ठीक है, प्रमुख देवता में इंद्र, अग्नि, वरुण, नासत्य, मित्र वरुण के साथ जोड़े के रूप में आदि महत्वपूर्ण है। आर्य देवियों की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, आर्य जो थे वो देवियों की पूजा भी किया करते थे। इनमें उषा, अदिति, निशा आदि मुख्य थी। हालांकि इनका महत्व पुरुष देवताओं की अपेक्षा गौण था, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अगर पुरुषों से कंपेयर की जाए तो उतनी बेहतर नहीं थी। आर्य स्तुति, वंदना, यज्ञ, प्रार्थना आदि द्वारा अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब हम देखते हैं इनके काल के धर्म, यानी कि ऋग्वैदिक काल के धर्म की प्रकृति निम्नलिखित है। इनकी प्रकृति कैसी है कि आर्यों ने प्रकृति का दैवीकरण किया, जैसे वर्षा, सूर्य तथा उसकी रश्मियाँ, पर्वत व नदियों को देवी देवता बनाना, यानी कि नदियों को, पर्वत को, रश्मियों को, इन सबको इनने देवी देवता बनाया। धर्म का एक स्वरूप मानवाकृतिक था। आर्यों ने मानवीय गुणों का आरोपण करके देवी देवताओं को बनाया था। क्या करा था? मानवाकृतिक था, और इनने आर्यों ने क्या किया था कि मानवीय गुणों का आरोपण करके देवी देवताओं को बनाया था, है ना। ऋग्वैदिक धर्म कर्मकांड प्रधान नहीं थे। कर्मकांड उस समय नहीं होते थे। यज्ञ किए जाते थे, लेकिन मुख्य जोर प्रार्थना, स्तुति, वंदना एवं प्रकृति पूजा पर था। नेक्स्ट क्या आता है कि धर्म का स्वरूप यथार्थवादी भी था, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य स्वर्ग में जाने के लिए पूजा नहीं करते थे, बल्कि इसी जीवन में भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे। यानी उन लोगों का सोचना ये नहीं रहता था कि अगर हम पूजा पाठ अच्छे से करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, जबकि वो ये सोचते थे कि इसी जीवन में हम अच्छे कर्म कर लें, इसी जीवन में हम पूजा पाठ कर लें तो हमारा जीवन टर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है वैदिक काल में जो उसका भाग है। क्या है दूसरा भाग? उत्तर वैदिक काल का इतिहास। उत्तर वैदिक काल आता है। अब हम इसका भी क्या देखेंगे? इतिहास देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन सहित देखेंगे। ठीक है, ये हमें मालूम है 1500 से लेके 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक क्या है? हमारा वैदिक काल है, और 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वैदिक काल है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल है। तक काल को उत्तर वैदिक संस्कृति काल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल क्या है हम ये देखते हैं। उत्तर वैदिक काल आखिर है क्या? तो क्या है? इस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसे सहायक ग्रंथों से प्राप्त होती है। और हमने यही लाइन उसमें पढ़ी थी कि ऋग्वैदिक काल में हमें जानकारी किससे मिली? ऋग्वेद से मिली। अब सामवेद क्या होते हैं? सामवेद
यह गायन से संबंधित रचना है। इसका संकलन यज्ञों के दौरान गीत गाने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है, क्योंकि इसमें आलाप, गायन, वाद्य यंत्र आदि की सर्वप्रथम चर्चा है। मूलतः यह ऋग्वेद के छंदों को लेकर लिखा गया है। इसमें केवल 75 छंद नए हैं। ठीक है, अब आप ये याद रखना कि जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो सा से सामवेद, सा से संगीत। एक और बात कि सामवेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, सामवेद को जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? उद्रात, है ना। उसको पढ़ने वाले जो होते हैं सामवेद को, वो क्या होते हैं? उद्रात। अब आया हमारे यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांडों का संकलन है। इसमें यज्ञ एवं बलि के दौरान किए जाने वाले विभिन्न विधि विधान का उल्लेख है। एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, है ना। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं हम? अथर्वयु। क्या बोलते हैं? अथर्वयु। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? होत्र। याद रखना फ्रेंड, ये है ना, क्योंकि ये मैचिंग में पूछा जाता है। अर्थवेद। अर्थवेद क्या होता है? ये आम लोगों से संबंधित रचना है। इसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण, अंधविश्वास, जादू टोना आदि का उल्लेख है। इसमें रोगों के उपचार की विधियों या आयुर्वेद आदि की भी चर्चा है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति अर्थवेद से ही मानी जाती है। कि भारत में जो चिकित्सा चालू हुई है, प्रारंभ हुई है, ये किस पर डिपेंड करती है? हमारे अर्थवेद से। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा 4th ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यह कर्म कांडों का संकलन है। किसका संकलन है? ये कर्म कांडों का संकलन है। इनसे वैदिकों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर भी प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथ से के कारण वेद के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर क्या पता चलता है? हमको प्रकाश पड़ता है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? यह वेदों के रहस्य एवं चिंतन से जुड़े ग्रंथ हैं। इन्हें ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के बीच की कड़ी माना जाता है। क्या है? कि ये जो वेद हैं, इनके रहस्य और चिंतन से जुड़े ग्रंथ हैं, और इन्हीं से हमको ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच में कड़ी जोड़ी जाती है। अब नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? कि इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यह वेदों के दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। उपनिषदों में कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया जाता है। उपनिषदों का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद का क्या मतलब होता है? कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। अगर ऑप्शन में आए, क्वेश्चन आए कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उपनिषद, है ना। अब नेक्स्ट आता है उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कैसा था, देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया। किस ओर? पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस काल में वे भारत के आंतरिक क्षेत्रों से परिचित थे। यानी कि इस समय, अब इतने समय उनको हो गया, 500-600 साल रहे वो, तो उनको इतना पता चल ही गया होगा कि भारत की जो आंतरिक क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्यों ने गंगा, यमुना, दोआब, कौशल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदेह उत्तरी बिहार, अंग पूर्वी बिहार, मगध, काशी, विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी की चर्चा की है। ठीक है, इतने जगहों के बारे में उन्होंने चर्चा करी है। किसने? उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्यों ने। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा गंडक तक आर्यों के फैलाव की चर्चा है। कहाँ से कहाँ तक? शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा गंडक और आर्यों के फैलाव की चर्चा है। उनके निवास क्षेत्र हैं ब्रह्मवर्त यानी कि जो कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, ब्रह्म ऋषि देश जो कि गंगा, यमुना, दोआब का क्षेत्र है, आर्यावर्त जो कि उत्तर भारत का, और मध्य देश जो कि विंध्य से हिमालय तक था। ठीक है, अब आता है हमारा उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। क्या था? इस काल में आर्यों ने कबीलाई जीवन का परित्याग कर स्थायी जीवन में प्रवेश किया। क्या करा? परित्याग कर स्थायी जीवन में प्रवेश किया। संपत्ति की अवधारणा प्रमुख हुई। संपत्ति रखना चाहिए, इस प्रकार की अवधारणा क्या बढ़ी। कबीलाई समाज टूटकर वर्ण विभक्त समाज में बदल गया। यानी कि अब आ गया यहाँ पे वर्ण।
वर्ण कौन कौन से हम जानते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये 4 वर्ण इस समय आ गए। 4 वर्ण स्थापित हुए। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं थी। शुरुआत में कैसी थी? कर्म प्रधान, यानी कि जैसा कर्म करोगे उस प्रकार से आपको वर्ण मिलेगा, है ना। और जन्म प्रधान नहीं थी। जन्म प्रधान मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। इन तीनों को उपनयन यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार था। सभी वर्ण की महिलाओं एवं शूद्रों का उपनयन से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें अधम यानी निम्न कोटि का माना गया। यानी कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही जोरदार गिर गई, है ना। इस काल में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की संकल्पना का उद्भव नहीं हुआ था, यानी छुआछूत की बीमारी इस समय तक नहीं आई थी, क्योंकि रत्नाकर जो शूद्र वर्ग में आता था उसकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी तथा उसे उपनयन का अधिकार दिया गया था, है ना। कौन सी समाज? रत्नाकर। नेक्स्ट आता है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सभा एवं समिति में उनका महत्व कम हो गया। कम उम्र में विवाह प्रारंभ हो गया। निंदा की जाने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्री को दुख का कारण कहता था। क्या था? ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहते थे कि हमारे दुख का कारण कौन है? पुत्री है। कबीलाई प्रथा, बहुविवाह तथा नियोग की प्रथा इस काल में भी जारी रही। ठीक है, बहुविवाह, लेकिन ऊपर जो स्थिति देखी महिलाओं के उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बहुविवाह सिर्फ पुरुषों का होता होगा, स्त्रियों का नहीं होता होगा, क्योंकि ऋग्वेद में बहुविवाह स्त्रियों का भी हुआ है और पुरुषों का भी हुआ है। गोत्र की स्थापना कैसी? अर्थवेद में पहली बार इसकी चर्चा मिलती है। कहाँ मिलती है? अर्थवेद में पहली बार इसकी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। हिंदू जीवन को 4 भागों में बांटते हुए इस काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। महिलाओं एवं निचले वर्गों के लोगों के लिए आश्रम व्यवस्था का पालन करना आवश्यक नहीं था। ठीक है, महिलाओं एवं निचले वर्गों के लिए आश्रम व्यवस्था का पालन करना आवश्यक नहीं था। निचले वर्ग यानी कि शूद्र। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था कि धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। राजा और प्रजा का भेद स्पष्ट होने लगा, यानी कि राजा क्या है और प्रजा क्या है ये भेद दिखने लगा था। राजा की शक्ति तथा हैसियत में काफ़ी इजाफा हुआ। कबीले के अन्य सदस्य की अपेक्षा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि प्रजा इतना वो नहीं करती थी कि राजा को भेंट देना ही है, कि राजा के लिए कुछ करना है, मगर इस समय राजा और प्रजा के बीच में जो अंतर है वो दिखने लगा था। पुरोहितों ने राजाओं में देवत्व का आरोपण किया। क्या किया? पुरोहितों ने राजाओं में देवत्व का आरोपण किया। राजसूय यज्ञ यानी कि राजा के सिंहासन रोहण के समय किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ यानी कि रथ दौड़, अश्वमेध यज्ञ आदि के माध्यम से राजा की शक्तियों में वृद्धि की गई। अधिकारी व्यवस्था की नींव पड़ी। अधिकारी व्यवस्था क्या होती है उसकी नींव पड़ी। संग्रहित तथा भागदत्त नामक कर संग्राहक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। बलि जो पूर्व में भेंट था अब कर बन गया था, यानी कि शुरू में जो बलि दी जाती थी वो क्या कह के दी जाती थी कि हम भेंट दे रहे हैं, लेकिन अब वो क्या बन गया था? कर बन गया था, यानी लोन बन गया था, अब देना ही है प्रजा को। नेक्स्ट क्या पता चलता है कि सेना का अभाव था। सेना का क्या था? अभाव हो गया था। युद्ध के लिए वह कबीले पर निर्भर था। युद्ध के लिए किस पर निर्भर था? कबीले पर निर्भर था। सभा समिति महत्व में आई और सभा और समिति का महत्व बढ़ा। यहाँ से हमको ये क्या पता चलता है कि जो सेना था उस समय सेना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब भी लड़ाई या युद्ध होता था तो कबीले को आगे कर दिया जाता था। नेक्स्ट आता है, इस काल में कई दार्शनिक क्षत्रिय राजाओं की सूचना मिलती है, जैसे कि विदेह के राजा जनक, केकई के अश्वपति, पांचाल के प्रवाण ज्वली, काशी के अजातशत्रु आदि के बारे में हमें पता चलता है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। स्थायी जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास हुआ। स्थायी जीवन जो होता है उसके हिसाब से इसका विकास हुआ। निम्न बातों से समझा जा सकता है। अब देखिए हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि। यह द्वितीयक
के बजाय अब प्राथमिक व्यवसाय बन गया था। इसके पहले सबसे पहला कौन सा था? पशुपालन, है ना। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले पशुपालन अहमियत रखता था, मगर उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले अब क्या अहमियत रखने लगा? कृषि अहमियत रखने लगा, भूमि का महत्व होने लगा। चावल के कृषि के साहित्य में पहली बार प्रमाण मिलते हैं, और इसके पहले हमें किसके प्रमाण मिले? सबसे पहले जौ के, है ना। इसमें हमें चावल भी मिल गए। जुताई, कटाई, बुआई आदि पर बल दिया जाने लगा। इस समय 2, 4, 8, 24 तक बैलों को जोड़कर खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि 2 बैल या 4 बैल या 8 बैल इस प्रकार से लगाने लगे थे ये खेती के लिए, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आता है पशुपालन। ऋग्वैदिक काल की तरह इस काल में भी पशुपालन महत्वपूर्ण बना रहा, हालांकि अब ये द्वितीय व्यवसाय बन गया। व्यवसाय एवं शिल्प, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं का व्यवसाय, मृत भांड निर्माण, टोकरी बनाना आदि महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। यही पहले भी थे। लोहे के व्यवसाय की महत्ता, लोहे की व्यवसाय की महत्ता बढ़ गई थी पहले से। साहित्य में श्याम आयस और कृष्ण आयस शब्द मिलते हैं, यानी कि हमको क्या नाम मिलता है इसका? श्याम आयस और कृष्ण आयस। अंतरजी खेड़ से लोहे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या थी? विनिमय का सबसे माध्यम वस्तु क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। समग्र वैदिक काल में विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। निष्क गले का स्वर्ण आभूषण तथा शतमान चांदी का आभूषण था। बाद में ये शब्द मुद्रा के लिए प्रयोग होने लगा, यानी कि पहले क्या कहा जाता था? निष्क गले का स्वर्ण आभूषण तथा शतमान चांदी का आभूषण। बाद में इसको मुद्रा बोलने लगे थे। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था? 2 धाराएं देखने को मिलती हैं, एक कर्मकांडीय धारा और दार्शनिक धारा। कर्मकांडीय धारा क्या होती? तंत्र मंत्र, पशु बलि, यज्ञ पर अधिक बल दिया। यज्ञों के माध्यम से पूजा का प्रचलन बढ़ा। प्रजापति विष्णु और रुद्र पहली बार एक साथ स्थापित हुए। दार्शनिक धारा, उपनिषदों की धारा भी कहा जाता है इसे, और कर्म कांडों की निंदा की गई है। क्या किया गया है? कर्म कांड की निंदा की गई है और ज्ञान मोक्ष पर बल दिया है। उपनिषदों में यज्ञ की टूटी हुई नौका के समान बताया है। उपनिषदों को यज्ञ की टूटी हुई नौका बताइए, ठीक है फ्रेंड। हमने इसके पहले देखा था कि ऋग्वेद में क्या करते थे लोग? ये नहीं सोचते थे कि हमारे अच्छे कर्म या हमारे बुरे कर्मों से हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बस ये सोचते थे कि हमें आज का जीवन कैसे अच्छा बनाना है, आज हम ऐसा क्या करें कि हमें यहीं स्वर्ग मिल जाए। मगर हमारे उत्तर वैदिक काल में दूसरे जन्म को अहमियत देने लगे थे, है ना। अब हमारा आता है वैदिक उत्तर साहित्य। वैदिक उत्तर साहित्य क्या है? ये एक अलग ही टॉपिक है, वैदिक उत्तर साहित्य, है ना। वैदिक उत्तर साहित्य में मुख्यतः वेदांग एवं उपवेद रखे जा सकते हैं। एक तो वेदांग और दूसरा उपवेद, है ना। क्या क्या है देखते हैं। पहले देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, जिनकी कुल संख्या 6 है। क्या है? शिक्ष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। 6 वेदांग है। इनका नाम क्या है? शिक्ष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ये गद्य में। अब इनको देखते हैं। शिक्षा क्या है? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारणों के लिए की गई है। क्या की गई है? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारणों के लिए। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गायलम है, जिसके प्रवर्तक वामज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कल्प। कल्प क्या है? इसका अर्थ है कर्मकांड, अर्थात विधि नियम सूत्र में लिखे गए हैं। काय में लिखे गए हैं? सूत्र में। कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र भी कहा जाता है इनको। और सबसे प्राचीन सूत्रकार गौतम माने जाते हैं। सबसे पहले सूत्रकार कौन है? गौतम। और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्रोत सूत्र, जो कि 600 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व था। यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। एक भाग शुल्ब सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने का उल्लेख है। इसी से रेखा गणित का प्रारंभ माना जा सकता है ना। क्योंकि हम जब वेदी को नाप रहे हैं कि वेदी ऐसी होती है, तो इससे हम रेखा गणित का प्रारंभ भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट आता है गृह सूत्र, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। गृह कर्म कांडों एवं यज्ञों का विवरण है। इसके रचयिता अश्वलायन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अश्वलायन। नेक्स्ट आता है धर्म सूत्र, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक चला। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है इसमें हमको। सामाजिक व्यवस्था जैसे वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके प्रणेता आप स्तंभ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आप स्तंभ। नेक्स्ट आता है व्याकरण, प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। कौन? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, है ना, 4वीं सदी ईसा पूर्व है। पतंजलि ने महाभाष्य 2री सदी ईसा पूर्व में, और कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है। किसकी? वार्तिक की, कात्यायन ने। पाणिनि, पतंजलि एवं कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनित्रय कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निरुक्त। निरुक्त क्या होता है? इसका अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं, जिनकी रचना निघंटु है। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क द्वारा रचित निरुक्त 5वीं सदी ईसा पूर्व है। किसके द्वारा रचित है ये? यास्क द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है छंद। छंद के बारे में क्या जानकारी मिलती है? कि इनकी रचना पद्यों के चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए की गई है। इसे चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। किसका? छंद का। किसके द्वारा रचित है ये? पिंगल। ज्योतिष, ज्योतिष क्या होता है? इसका प्रथम ग्रंथ लग्धम मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ हैं गार्गी संहिता, बृहद संहिता और नारद संहिता। पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर हैं। वेद रूपी शरीर कौन कौन से हैं? मुख, व्याकरण हुआ, नेत्र, ज्योतिष हुआ, हाथ, कल्प हुआ, श्रोत यानी कि कान, निरुक्त हुआ, नासिक या नासिका यानी शिक्षा हुआ, पैर यानी कि छंद माना उन्होंने, है ना। उपवेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद यानी अर्थवेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद, सामवेद में गंधर्ववेद, अर्थवेद में आयुर्वेद, शिल्पवेद या ब्रह्म वेद होते हैं। उपनिषदीय प्रक्रिया, उपनिषदीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखते हैं। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों की प्रमुख तथा यौगिक कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषदीय प्रतिक्रिया हुई, जिसका चरम विकास जैन एवं बौद्ध आंदोलन में दिखाई पड़ता है। उपनिषदीय विचारकों ने यज्ञ आदि अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया जिसके द्वारा भव सागर रूपी जीवन को पार नहीं किया जा सकता। मुंडकोपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। उपनिषदों में जीवन को चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना माना गया है, जो ज्ञान मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य था ब्रह्म एवं आत्मा के बीच अद्वैतवाद। ओके फ्रेंड, यही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। आपने देखा होगा कि हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पूरा डिटेल से पढ़ा। दोनों के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और हर प्रकार के पहलुओं को देखा। आपको ये मेंस में बहुत हेल्प करेंगे, चाहे कोई सा भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे ये यूपीएससी ही क्यों ना हो। आपको हर एग्ज़ाम में इन नोट्स से हेल्प मिलेगी। आपको कहीं और जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सागर ज्ञानार्जन में मेरे सारे पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको कुछ और अगर ऐसा वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म ज़रूर करना। मेरा चर्चा का विषय जो टॉपिक है उसको देखना आप, उसमें मैं करंट अफेयर से रिलेटेड एट द टाइम उस डे का जो करंट होता है, डेटा होता है, उसको लेकर आती हूँ। और भी मेरे करंट अफेयर्स हैं, वीकली करंट अफेयर्स हैं, आप उनको देखिए। और मेरे ये जो नोट्स हैं, जो मैंने नया सेशन स्टार्ट करा है एमपीपीएससी मेंस हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का, आप इनको देखिए। अगर मुझे इनमें आप सबका भरपूर प्यार मिलेगा तो मैं आपके लिए सेकंड सेशन जो रहेगा
मेंस के बाकी सब्जेक्ट को लेकर आऊँगी, यानी कि ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, पूरे के पूरे सिलेबस वाइज। और मेरा ये जो सेशन है हिस्ट्री का, इसमें भी मैंने अपने 2020 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने उनको लिया है। और मैं आपको उनमें ये भी बताती हूँ कि पहले इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आपको ऐसे और वीडियोस देख